आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे सोल्यूशन। और सोल्यूशन में जो लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे हम लोगों ने आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सोल्यूशंस को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया टॉपिक उठाया, वो टॉपिक था हमारा क्या, वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर को जब हम लोगों ने पढ़ा तब हमें यह पता चला कि वेपर के साथ जो हमारा सॉल्वेंट होता है, कोई भी प्योर सॉल्वेंट अगर हम लेते हैं तो उस प्योर सॉल्वेंट को अगर हम क्या करते हैं, आइसोलेट करके रखते हैं, तो थोड़ी देर के बाद उसके सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हो जाते हैं, उठते हैं बाहर। उठने के बाद में वो बाहर उस जो खाली जगह होती है, खाली जगह या जहां पे एयर होती है, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया लास्ट वीडियो में कि अगर हम क्या करते हैं, किसी गैस को ही भर दें, ठीक है, जो हमारे पास में वेपर है, सॉल्वेंट भरा हुआ है, कोई सोल्यूशन भरा हुआ है, सॉल्वेंट या सोल्यूशन कुछ भी है, उसके ऊपर कुछ जगह खाली है और उसके ऊपर से हम लोगों ने बंद कर रखा है, अगर हम उसमें कोई गैस भर दें तो क्या इफेक्ट होगा उसका वेपर प्रेशर पे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वेपर प्रेशर पे उसका इफेक्ट यह होगा कि वेपर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। रीजन है उसके पीछे, क्योंकि अगर हम लोगों के पास में क्या होता था, अगर हमारे पास में वेपर प्रेशर, हम लोगों को किसका मेजर करना है, जिस सॉल्वेंट को हम या जिस सोल्यूशन को हम देख रहे हैं हमें केवल उसका मेजर करना है। वैसे तो एयर भरी ही होती है, या जनरल सी बात है कि एयर भरी होती है, ठीक है। तो हम लोगों को अगर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो हम लोगों को क्या क्रिएट करना चाहिए, वैक्यूम क्रिएट कर लेना चाहिए, बट उतना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, जितनी एयर खींची जा सकती है उतनी निकाल दी जाएगी, ठीक है। अब आगे की कहानी पे बढ़ते हैं कि वेपर प्रेशर को हम लोगों ने डिस्कस तो कर लिया। उसके बाद में हम लोगों ने एक टॉपिक और देखा था जिसको हम लोग कह रहे थे ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसको भी लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा क्या होगा, हल्का सा लेंथी हो सकता है हो जाए, क्योंकि मैं जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो आपको हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। चाहे जहां आप चले जाओगे आपको अनएकेडमिक पर्पस पे तो वहां से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए आसानी से समझिए चीजों को। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ी। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर हमारे पास में क्या हो, कोई एक ये हो, कोई सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ हो, और उस प्योर सॉल्वेंट को हम क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे बंद कर दें, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद में क्या होता है कि यहां से पार्टिकल निकलते हैं, और पार्टिकल निकल करके कहां आने लगते हैं, इस वाले रीजन में आना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में क्या होती है, थोड़ी देर के बाद में इस गैस फेस और इस लिक्विड फेस के बीच में क्या बन जाती है, इक्विलिब्रियम बन जाती है। अब उस इक्विलिब्रियम की स्टेट में इसके अंदर मौजूद वेपर से इस सरफेस पे लगने वाले प्रेशर को हम क्या कह रहे थे, वेपर प्रेशर कह रहे थे। अगर हम क्या करते थे, इसमें कोई चीज मिलाते थे और वो चीज कैसी होती, नॉन वोलेटाइल होती। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि वो अच्छे से वेपर नहीं बन पा रही थी, तो जैसे ही वो इसके अंदर मिलाई जाती, इस सरफेस पर उस नॉन वोलेटाइल चीज के भी मॉलिक्यूल आते और इस गैस की, ये जो गैस फॉर्मेशन हो रहा था, इस गैस फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देते, यानी कि रोकते। और तुरंत ये जो प्रेशर था हम लोगों का, वो प्रेशर क्या हो जाता, कम हो जाता, ठीक है। हम वो प्रेशर क्या हो जाता, कम हो जाता। और जैसे ही वो प्रेशर डिक्रीज होता, हम कहते हैं कि क्या हुआ है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुई है। ये टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर लिया था कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलेटाइल चीज को मिलाने पर और वेपर प्रेशर में होने वाली कमी को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। अब बात आती है एक नया टॉपिक, और वो नया टॉपिक है, बस रिलेटिव लगा लो यहां पे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इसको समझ गए तो हम लोग राउल्ट लॉ पर चल सकते हैं, ठीक है। जो ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है ऑलरेडी, राउल्ट लॉ, उसको ही पढ़ना हम लोगों को। और उसी के लिए हमें क्या करना होगा, उसी के लिए हम लोगों को क्लियर करना होगा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होती है। तो लोअरिंग में हम लोग क्या समझ सकते हैं भाई, देखो कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। तो हम लोगों को कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेगी। पहली चीज मान लेते हैं कि हमारे पास में जो प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, जो वेपर प्रेशर है किसका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जिसमें कुछ मिलाया नहीं गया है, उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लेते हैं क्या है, पी, ठीक है। दूसरा हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब हम लोगों ने उसमें क्या मिला दिया, कुछ मिलाया, नॉन वोलेटाइल चीज मिलाई, और उसको मान लेते हैं क्या, पीएस। पीएस सफिक्स में एस मींस प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और उसके बाद में क्या कर लेते हैं कि लोअरिंग कितनी हुई, ठीक है। ये दो चीजें पहले समझो कि हमारे पास में क्या था, हमारे पास में था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वो हम लोगों ने माना पी है, ठीक है। हमारे पास में एक सॉल्वेंट रखा है जिसका वेपर प्रेशर क्या है, पी है, और हमने उसमें लाए कुछ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस, हमने उसमें डिसॉल्व कर दिए। जैसे ही हमने डिसॉल्व किए, वेपर प्रेशर में कमी हुई, और जो वेपर प्रेशर में कमी हुई तो एक सोल्यूशन बन गया था होमोजीनियस। तब हम लोगों ने उसे मान लिया कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है वो क्या है, पीएस है। अब आप लोग दिमाग लगाओ, पी बड़ा होगा या पीएस बड़ा होगा। पी था प्योर सॉल्वेंट का, ज्यादा गैस बन रही थी, ठीक है, गैस ज्यादा भरी, वेपर ज्यादा बन रही थी, तो प्रेशर भी ज्यादा था। जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल चीज मिलाई,
वेपर कम हो गई, वेपर कम हो गई तो प्रेशर भी कम हो गया। जाहिर सी बात है कि आपका P बड़ा है और PS छोटा है। अब हम आपसे कहें कि कमी कितनी हुई बताओ, तो पहले मान लो 10 बार था। बार क्या होता है पता है? नहीं पता, ये भी नहीं पता। बार होती है यूनिट प्रेशर की, ठीक है। 10 ATM मान लो, नहीं कुछ मालूम है तो 10 ATM पहले था, हमने कुछ मिला दिया और उसके बाद में क्या बचा? वो प्रेशर बचा 8 ATM का, ठीक है। कमी कितनी हुई कैसे बताओगे? 2 ATM की। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस लगा दी क्या? नहीं लगाई। जो हमारे पास में सॉल्वेंट था प्योर वाला, उसमें से सोल्यूशन वाले को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। यानी कि हम लोग क्या कहेंगे कि जो लोअरिंग है, लोअरिंग ऑफ VP, VP मीन्स वेपर प्रेशर, वो क्या आएगी? P माइनस PS। वो क्या आएगी? P माइनस PS, जहां पर P है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और PS है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो ये तो पता चल गया कि हाँ इतनी कमी हुई, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दिया, प्रेशर इतना घट गया, बस इतनी बात पता चल गई। तो ये रिलेटिव टर्म क्या आ गया है भाई? जब भी रिलेटिव टर्म आए, सुनो बात को मेरी, जब भी साइंस पढ़ रहे हो रिलेटिव टर्म आपको दिखाई दे जाए, उसका केवल एक मतलब है कि समथिंग इज एज्यूम्ड एज योर प्रेफरेंस। किसी एक चीज को आपको क्या माना गया है? प्रेफरेंस माना गया है। जैसे रिलेटिव मास तो हाइड्रोजन का मास प्रेफरेंस मान लिया गया, रिलेटिव डेंसिटी तो पानी की डेंसिटी को हम लोगों ने क्या मान लिया? रेफरेंस मान लिया। तो यहां पर है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो हम किसे मान ले अपना रेफरेंस? तो रिलेटिव लोअरिंग किसके कंपैरिजन में देखोगे? जो आपके पास में क्या था? जो आपके पास में था प्योर सॉल्वेंट था, उसी के कंपैरिजन में तो देखोगे कि कितना कम हुआ और कितना ज्यादा हुआ है। भाई सीधी बात है, आपके पास में एक प्योर सॉल्वेंट है, आपने उसमें कुछ मिलाया, उसका प्रेशर कम हो गया, उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो आप किसके कंपैरिजन में देखोगे? आप देखोगे कि पहले सॉल्वेंट का इतना था, अब सॉल्वेंट में इतने प्रेशर की, अब सोल्यूशन में इतने प्रेशर की कमी हुई है, तो इसके कंपैरिजन में इतना कम हुआ है। ठीक, बस इतनी ही बात तो है। तो अगर हम लोगों को निकालना हो कि रिलेटिव लोअरिंग क्या होगी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वो होगी P माइनस PS डिवाइडेड बाई P। P माइनस PS डिवाइडेड बाई P। फिर बहुत कठिन समस्या डाल दी कि ये P से डिवाइड क्यों कर दिया? भाई P से डिवाइड करने का मतलब क्या? ब्रह्मास्त्र भूल जाते हो, यूनिट पर। ठीक, P माइनस PS अपॉन P का मतलब क्या? यूनिट पर। P से डिवाइड कर दिया तो यूनिट पर देख रहे हो कि एक ATM या एक बार के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कितनी कमी हुई है। जब भी कोई चीज डिवाइड में लगी मिले तो बस सीधी बात उसका समझा करो कि उसके यूनिट पर चीजों को फाइंड किया गया है। समझो आसानी से। ये ले रखा था हम लोगों ने 10 ATM, ठीक, 10 ATM पहले था सॉल्वेंट का, 8 ATM मिला था सोल्यूशन का, कमी हुई थी 2 ATM की। किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। अब हम कहें कि जब 10 ATM था, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब 10 ATM था तब कमी कितनी हो रही थी? 2 ATM की लोअरिंग हो रही थी। तो जब एक ATM ही लिया जाता, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता, तब कमी कितनी होती? 2/10। काट देते फटाक से, कितना आता? 1/5 ATM। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 10 ATM है तो कुछ और लोअरिंग निकली। अभी 10 ATM की जगह हम ज्यादा कर देते अमाउंट को, तो यही 10 ATM हो सकता है। 10 गुना बढ़ा देते, यही 10 ATM 100 ATM हो जाता। ठीक है, समझो बात को मेरे साथ कि अगर हम लोग क्या करते हैं, जो अमाउंट था उसको 10 गुना क्या कर देते? बढ़ा देते। तो जो वेपर प्रेशर होता प्योर सॉल्वेंट का, वो कितना हो जाता है? जाहिर सी बात है वो भी 10 गुना बढ़ता सेम कंडीशंस में, तो हो जाता 100 ATM। ठीक, फिर जब हम उसमें 10 गुना बढ़ा करके नॉन वोलेटाइल चीज मिलाते तो कम होता, और कम होकर के कितना बचता? 80 ATM बचता। ठीक, उसके बाद में देखते लोअरिंग कितनी हुई, तो निकल करके कितना आता? 20 ATM निकल करके आता। तो देखो सॉल्वेंट सेम, सॉल्यूट भी सेम, क्वांटिटी डिफरेंस, वैल्यू डिफरेंट आ गई। ठीक है, पहले 10, 8 और 2 की आ रही थी, अब 100, 80 और 20 की आ रही है। समझ रहे हो बात को? जबकि सेम कंडीशन है, सेम सॉल्वेंट है, सेम सॉल्यूट है जो कि नॉन वोलेटाइल है, लेकिन क्वांटिटीज देखो अलग अलग आ रही हैं। ठीक है, यानी कि जो वेपर प्रेशर था इसे हमें रेफरेंस लेकर के मेजर करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग कहें, हम लोग क्या कहें कि रिलेटिव लोअरिंग निकालो भाई, तो रिलेटिव लोअरिंग किसके कंपैरिजन में निकालोगे? 100 ATM के कंपैरिजन में निकालोगे। देखो क्या निकालोगे, कहोगे कि जब 100 ATM प्रेशर था, ठीक, जब 100 ATM प्रेशर हमारे पास में पूरे के पूरे सॉल्वेंट का था, उसमें जब हम लोगों ने कुछ मिलाया तो जो कमी हुई है वो कितने की हुई है? 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लोअरिंग हो गई है। तो अगर हम लोग एक ATM पर चेक करें तो कितनी होगी? कहोगे 20/100, कैंसिल आउट कर दोगे, फिर से कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। यानी कि क्वांटिटी से मैटर खत्म हो गया।
ठीक, बस इतनी ही तो चीज ध्यान रखनी है। इसलिए हम लोगों ने किससे डिवाइड किया है, P माइनस पी एस अपॉन पी से डिवाइड किया है कि क्वांटिटी चाहे जितनी हो, हमको केवल क्या देखना है कि जो हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट था उसके कंपैरिजन में लोअरिंग कितनी हुई है। दिस टॉपिक इज नोन एज योर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कि अगर हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, सुनो डेफिनेशन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, अगर हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm हो तो उसमें यूनिट मास मिलाने पर उसमें होने वाले प्रेशर की कमी को ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, समझ गए बात को? अगर नहीं समझे रिवाइंड करो वीडियो को, दोबारा देखो पूरा, और दोबारा देखने के बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ठीक है, और अगर समझ गए हो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अगर आपने ये चीजें डिस्कस कर ली हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ते हैं, राउल्ट लॉ पढ़ते हैं। राउल्ट लॉ क्योंकि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो मैं उसे बोर्ड पर लिख लूंगा और उसके बाद में आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। हाँ भाई, तो अब शुरू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, और ये राउल्ट्स लॉ बेसिकली करता क्या है, ये राउल्ट्स लॉ हमारी रिलेशनशिप सेट करता है किसके बीच में, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी हम लोगों ने 1 मिनट पहले पढ़ी उसके बीच में, और जो हमारे पास में क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग सॉल्वेंट में मिलाने जा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये जो है इसका मैं राउल्ट लॉ का एक और सेकंड पार्ट डालूंगा। ये मैं जो आज बना रहा हूँ ये केवल है आपका किसके लिए, लिक्विड एंड सॉलिड के लिए। ठीक है, लिक्विड सॉलिड का मतलब समझते हो कि जो आपका लिक्विड सॉलिड बोल दिया मैंने तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि लिक्विड आपका सॉल्वेंट और सॉलिड आपका क्या, सॉल्यूट। और सॉलिड सॉल्यूट भी कैसा, सॉलिड भी सॉल्यूट कैसा, नॉन वोलेटाइल। बस ये 2 कंडीशन है इसकी। अगर इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज आती है तो आज वाला राउल्ट नहीं लगेगा, उसके लिए राउल्ट का सेकंड पार्ट में डालूंगा वो लगेगा। ठीक है, तो भाई देखिए कह रहा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्वेंट। राउल्ट का लॉ कहता क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये क्या है, P माइनस पी एस अपॉन पी है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, P माइनस पी एस अपॉन पी है। वो क्या होती है, ऑफ एनी सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और मोल फ्रैक्शन का मतलब काई। ठीक है, कि जितना, भाई देखो ये बात समझने में तो आसान है कि हम लोग जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते जाएंगे वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ कठिन नहीं है क्योंकि हम लोगों ने जब प्योर सॉल्वेंट ले रखा था तो वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। हम लोगों ने थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, थोड़ा सा कमी आई प्रेशर में, हम लोगों ने और मिलाया तो और आएगी, हम लोग ज्यादा मिलाएंगे, जितना ज्यादा हम लोग मिलाते जाएंगे उतनी ज्यादा डिक्रीमेंट होता जाएगा आपके वेपर प्रेशर में। और अगर नहीं तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जितनी ज्यादा हम लोग क्वांटिटी बढ़ाते हैं लोअरिंग उतनी ही ज्यादा होती है। मीन्स उनके बीच में कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब अगर इसे लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे भाई, हमें पता है कि जो प्योर सॉल्वेंट है, साफ साफ लिख रहा हूं मैं, P माइनस पी एस अपॉन पी, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, P माइनस पी एस अपॉन पी। इस P माइनस पी एस अपॉन पी का मतलब क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वीपी। इसका मतलब क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो लेट करते हैं हम लोग अपने पास से कि जो सॉल्यूट है उसके कितने मोल मिला रखे हैं हम लोगों ने, N मोल मिला रखे हैं। ठीक, जो हमारे पास में सॉल्वेंट है उसके हमारे पास में कितने मोल है, कैपिटल N मोल है। तो अगर हम लोग कहें सोल्यूशन में बताओ भैया मोल कितने होंगे, तो सोल्यूशन में मोल हो जाएंगे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। क्या ये भी चीजें समझ में नहीं आती हैं, अभी मोल फ्रैक्शन पूरा पढ़ा चुका हूं, सॉल्यूट के N मोल, सॉल्वेंट के कैपिटल N मोल, तो सोल्यूशन में स्मॉल n प्लस कैपिटल N मोल। अब आते हैं बात पे, तो अगर हम मोल फ्रैक्शन किसका लेना है हमें, सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि काई किसका, सॉल्यूट का। बात समझ में आ गई यहां तक? तो अगली लाइन में लिखो भाई P माइनस पी एस अपॉन पी। पहली बात तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन को बनाओ इक्वल, और इक्वल के बाद में पता है आपको कांस्टेंट लगता है। किसी ने अभी तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर नहीं दिया कि जो कांस्टेंट लगता है उसका रीजन क्या है। मैं किसी वीडियो में नहीं बता रहा हूं कि कोई एक बच्चा जो मुझसे पुराना पढ़ा हुआ है वो आकर के यहाँ कमेंट करे, लेकिन नहीं आ रहा है अभी तक। अब भी ना करो, ठीक है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर कांस्टेंट नहीं लगाने वाला हूँ। अब मैंने कांस्टेंट इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हटाया, मैंने कुछ नहीं लगाया, और कुछ बिना लगाए मैंने सॉल्यूट की क्या लिख दी, मोल फ्रैक्शन लिख दी
स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। भाई काई ऑफ सॉल्यूट मिलानी है, यानी मोल ऑफ दिस सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने मोल है, स्मॉल एन, टोटल नंबर ऑफ मोल कितने हैं, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। बात खत्म हो गई, ठीक है। अब आप लोग जानो कि यहाँ पर कांस्टेंट क्यों नहीं लगा, क्योंकि अगर आप लोग साथ नहीं दोगे तो कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, ना यूट्यूब पढ़ा पाएगा, ना तो कहीं जाकर के पढ़ पाओगे, ना खुद पढ़ पाओगे, ठीक है। जितना कहा जाए उसको फॉलो करो, ठीक है, और ट्रस्ट करो कैसे करना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली इक्वेशन तो आपके पास में ये आ गई, ठीक है, p माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। अब आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ पर जो कांस्टेंट है, बेसिकली मैं बता दूं, मेरा धर्म है बताना कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो कितना मान लिया गया है, वो एक मान लिया गया है। अब ये एक क्यों माना जाता है, के क्यों लगाया जाता है, ये सब जब कोई बच्चा एक कमेंट करे, गलत करो यार कमेंट, मैं कह रहा हूं क्या सही है आपको कमेंट करना है, गलत कमेंट करिए आप। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि हाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में उसने जानकारी दी, ठीक है, अच्छी बात है, कमेंट गलत करिए आप, आपको मैं सही कमेंट करके उसका आंसर बताऊंगा कि क्या होता है, बट हाँ आपको सपोर्ट करना बनता है। तो p माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अगर हम कहें अगर हमारा जो सोल्यूशन है, इफ सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, अगर सोल्यूशन कुछ ज्यादा ही डाइल्यूट हो, अगर सोल्यूशन कुछ ज्यादा ही डाइल्यूट हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो n प्लस एन है, स्मॉल n प्लस कैपिटल n, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर मान लिए जाएंगे किसके, कैपिटल n के। यहां हम सीधी बात कह सकते हैं कि स्मॉल n इज मच लेसर देन कैपिटल n, ठीक है। कैपिटल एन के कंपैरिजन में स्मॉल एन की वैल्यू काफी छोटी है, तो हम लोग इस स्मॉल एन को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। बस इतनी सी बात, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि आगे की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, ठीक है। हट गया हूं पूरा, हाँ भाई आगे बढ़ो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कह सकते हैं p माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू, ये वाला n हम लोगों ने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, तो बचा क्या, स्मॉल n अपॉन कैपिटल एन। यानी कि यहां से एक रूल निकल करके आया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में होती है वो बेसिकली क्या होती है, रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट का फॉर एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशंस। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हमें अमाउंट के टर्म्स में ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन चाहिए हो तो क्या किया जा सकता है, तो अमाउंट के टर्म में भाई कुछ चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। मान लेते हैं कि हमारे पास में जो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट वो कितना है, स्मॉल w, और जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है वो मान लेते हैं क्या, वो मान लेते हैं स्मॉल m। उसके बाद में लिख लेते हैं कि गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो हमें दिया होगा कितने ग्राम सॉल्वेंट में मिलाया गया है, वो हम लोग मान लेते हैं कितना है, कैपिटल W, और हम लोग कह लेते हैं कि जो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है वो है कैपिटल M। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगला वीडियो मोल कॉन्सेप्ट पर बना रहा हूं, देखो उसको, रिवाइज करो, उसके बाद में पढ़ो इंटर में मेरे साथ। तो क्या है कि नंबर ऑफ, अगर हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ मोल निकालना चाहे तो देखो p माइनस पी एस अपॉन पी को क्या लिख सकते हैं, p माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल स्मॉल n, किसके, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, होल अपॉन में आ जाओ, ठीक है। p माइनस पी एस अपॉन पी क्या है, कैपिटल n, कैपिटल n का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का गिवन मास अपॉन सॉल्वेंट का मोलर मास, तो गिवन मास कितना है, कैपिटल W, मोलर मास कितना है, कैपिटल N। ये नीचे आ जाएगा, ये अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, यानी कि p माइनस पी एस अपॉन पी, एक नया फॉर्मूला क्रिएट होगा, दैट इज स्मॉल w कैपिटल M अपॉन कैपिटल W स्मॉल m, जहां पर स्मॉल w कैपिटल M कैपिटल W स्मॉल m क्या है, ये चीजें लिखी हुई हैं, और p माइनस पी एस अपॉन पी क्या है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रिलेटिव, ये पहला का पहला राउंड खत्म हुआ है, फर्स्ट पार्ट राउंड का खत्म हुआ है, जिसमें हम लोगों के पास में जो सॉल्वेंट था वो लिक्विड था और जो हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट था वो कैसा था, सॉलिड था। अब हम लोग आगे एक और पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा गैस के लिए होगा, केवल गैसेस के लिए होगा, केवल लिक्विड्स के लिए भी होगा, तो हेनरी नाम से जाना जाएगा, और आउटलाइन का एक और पार्ट आएगा। तब तक के लिए अगर वीडियो सही लग रहा है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, वीडियोस को लाइक करो, पढ़ते रहो, लॉकडाउन चल रहा है अभी भी, ठीक है, अच्छा खासा टाइम मिल रहा है आप लोगों को, और आप लोगों के साथ पहली बार ऐसा होगा कि जुलाई में आप लोगों के कॉलेजेस शुरू होंगे और वही फरवरी मार्च में आपके पेपर हो जाएंगे। तो मेहनत करना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।